मैं वो काफ़ी देर से वेट कर रहा था। चलो जी, माय नेम इज़ सरफराज हुसैन अंसारी। मैं पब्लिक एड पढ़ाता हूँ और ये हमारा आपके साथ आई गेस के 2 4 5 इट्स आवर 5th लेक्चर आई गेस। क्यों जी, ऐसा ही है, ये हमारा 5वां लेक्चर है। वी आर इन द मिडल ऑफ द कोर्स और तकरीबन आज जो लेक्चर पढ़ाऊँगा तो 50% हमारा सिलेबस कवर हो चुका होगा। बाकी 3 लेक्चर्स में 3 लेक्चर्स और हैं तो वो भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। जी जी, मैं स्लाइड शेयर करता हूँ। आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसकी जो प्रोबेबिलिटी है एग्ज़ाम में आने की वो बढ़ती जा रही है कि पिछले साल इसके बारे में नहीं पूछा गया। टॉपिक है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इन पाकिस्तान, which is a current issue, rather a big challenge for the government, the present government, who have came with the idea of establishing accountability across the board and ensuring delivery of justice to all and resultantly good governance for the citizens and for the state. जी, अगर डिस्टॉर्शन है तो फिर मैं लैपटॉप चेंज करना पड़ेगा मुझे। यार ये पता नहीं क्यों इशू आना शुरू हो गया। माइक्रोफोन, ऑडियो सेटिंग तो सही है मेरी यार। जी, अभी कुछ बेहतर हुई है। ऑडिबल मेरी और उसमें पब्लिक हियरिंग कैसे हो रही है और किस तरह इंटरैक्ट लेजिस्लेटिव पावर्स होती है। उसके बाद पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सोसाइटी को पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होता है, इलेक्शंस हैं, जलसे जुलूस हो रहे हैं, धरने हैं, सिट इन है। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर। उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल या एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए हम पॉलिटिकल प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करते हैं। उस पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, अवाम के चुने हुए नुमाइंदे गवर्नमेंट बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं एग्जेक्टिव। लाइक इन आवर केस द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट इज द एग्जेक्टिव। ठीक हो गया जी। उसके बाद मुल्क में जस्टिस के लिए, सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और कानून की हुक्मरानी के लिए हम अदालती निज़ाम इस्टेब्लिश करते हैं, जहां कोई एग्रीव्ड पार्टी अपने राइट्स के लिए, अपने पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, इंडिविजुअल राइट्स के लिए वहां जा सके और अदालत से इंसाफ ले सके। तो वो जुडिशियल ब्रांच है स्टेट की, जिसको हम कहते हैं जुडिशियल पावर्स, या बाज उसको लीगल पावर्स भी कहते हैं, जो कानून और जस्टिस और उसके तहत अदालतों को अख्तियार मिलता है। उसके बाद मुल्क की मशीनरी को चलाने के लिए, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें फिर ब्यूरोक्रेसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स या पब्लिक मैनेजर्स की ज़रूरत होती है।
जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जिसके मैं पार्ट हूं, और यूं आप ये पावर फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ब्यूरोक्रेटिक पावर है, रूल्स रेगुलेशंस, एसओपीज, वर्क प्रोसेसेस। वो जो मैंने आपको मैक्स वेबर की थ्योरी पढ़ाई थी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ब्यूरोक्रेसी के पास होती है। तो ये जो पावर शेयरिंग का सिस्टम है, ये फिर अक्सर कंट्रीज ने ये किया है कि एक डॉक्यूमेंट, एग्रीड अपॉन डॉक्यूमेंट साइन करके उसको एस्टेब्लिश किया है, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। उस कॉन्स्टिट्यूशन में फिर ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर स्ट्रक्चर, फंक्शंस, ये सारी चीजें उसमें मेंशन की गई होती, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में और पॉलिटिकल साइंस में एक थ्योरी है, एक आइडिया है कि मुल्क को चलाने के लिए और पावर शेयरिंग अमंग दीज इंस्टीट्यूशंस, बैलेंस ऑफ पावर अमंग स्टेट इंस्टीट्यूशंस, और आपस में चेक्स एंड बैलेंसेस एस्टेब्लिश करने के लिए एक आइन या एक डॉक्यूमेंट तहरीर कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी कहीं आपको पढ़ाया था। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री, लाइक पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन फॉर्म में, किताबी हालत में, वो एक सैक्रोसेंक्ट डॉक्यूमेंट होता है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द स्टेट एंड द सिटीजन्स, जिसके तहत सिटीजन्स अपनी सॉवरेनिटी, सिटीजन्स अपना अख्तियार स्टेट को देते हैं, और उसके बदले में सिटीजन्स स्टेट से कहते हैं कि हमारे लाइफ, प्रॉपर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और हमारे जो मामलात हैं और तमाम गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, वो स्टेट हमें प्रोवाइड करे। दिस इज़ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वेरी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। ये भी मैंने वहाँ शुरू में पढ़ाया फर्स्ट लेक्चर में, और वहाँ भी कहा था कि अकाउंटेबिलिटी जब पढ़ाऊंगा तो फिर दोबारा इनका जिक्र आएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, बैलेंस ऑफ पावर क्या है। अब देखें, एक उसूल ये तय हो गया कि पावर कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए किसी एक पर्सन या किसी एक बॉडी या किसी एक सिस्टम में, बिकॉज एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो उसके लिए फिर अगर आप राइटिंग्स देखें, प्लेटो ने लिखा रिपब्लिक में, और अरिस्टोटल ने लिखा पॉलिटिक्स में, उस किताबें लिखी उन्होंने, और वहाँ उन्होंने अर्लीस्ट राइटिंग्स हैं ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर और पावर शेयरिंग अमंग स्टेट इंस्टीट्यूशंस। बिकॉज चाहे वो मोनार्की हो या डिक्टेटरशिप हो, मिलिट्री रूल हो, ऑटोक्रेसी हो, या कोई और डायनेस्टिक रूल हो, ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर को एनकरेज करने वाले ये सिस्टम्स हैं, जिससे फिर अवाम की बेहतरी, पब्लिक इंटरेस्ट, और अवाम क्या चाहते हैं, पब्लिक ओपिनियन, वो मैटर नहीं करता, वो सर्व नहीं करता। जी कासम, उसकी जरूरत नहीं है यार, वो आपसे रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, वो आपके सिलेबस का हिस्सा भी नहीं है। मैं ग्रेड 19 के ऑफिसर्स को पढ़ाता हूँ ये लेक्चर्स, तो वो उनके लिए है, वो आपकी मालूमात के लिए है। आप अगर वो इन्फॉर्मेशन आपके जहन में बैठ जाए अच्छी बात है, अदरवाइज जितना पढ़ाया वही सिलेबस में है और वही आएगा, ये नहीं है उसमें। कासिम उमर साहब ने जो क्वेश्चन रेज किया, तो बेसिकली चाहे वो ग्रीक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे या उसके बाद एनलाइटनमेंट के दौर में 17वीं सदी में फ्रेंच फिलोसोफर्स लाइक रूसो, और इंग्लिश राइटर्स लाइक फ्रैंकलिन बेंजामिन, और अमेरिकन राइटर्स लाइक थॉमस जेफरसन, एडम, और बाकी जो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, 4 अमेरिकन फाउंडिंग फादर्स हैं पॉलिटिकल। जी अनीस, आप करा सकते हैं। ये
जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं जो लास्ट लेक्चर होगा ना, मैंने सीएसएस के 5 साल पेपर्स डिस्कस करने हैं आपसे। एक तो मैं साथ साथ आपको बता देता हूं कि आज के लेक्चर में पेपर में सवाल कौन कौन से आए, फिर मैं उनको डिटेल में आखिरी लेक्चर में वो 5 साल पेपर में डिस्कस करूंगा। और आप अगर जो इंटरेस्टेड हैं वो कुछ 5 साल पेपर्स में से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके तो वो भिजवा सकते हैं एकेडमी के पोस्टल एड्रेस पे। तो मैं वो चेक करके, तो आपका पोस्टल एड्रेस भी साथ होना चाहिए, और जिस पेपर के ऊपर आपने अटेम्प्ट किया हो उसी के ऊपर पोस्टल एड्रेस लिखिएगा, एनवेलप के ऊपर मत लिखिएगा, क्योंकि मैं एनवेलप ज़ाया कर देता हूँ। तो वो आप मुझे भिजवा सकते हैं, और उसमें आपको मसला नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली अकाउंटेबिलिटी जो है वो तभी इंश्योर होती है, तभी मुमकिन होती है किसी मुल्क में, जब आपने पहले एक एग्रीमेंट के तहत, एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत पावर शेयरिंग का फार्मूला तय कर लिया हो। जैसे 1973 के आइन में खास करके हमने एक पावर शेयरिंग फार्मूला तय किया और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल प्रोसेस हमने शुरू किया। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो है बजाते खुद बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। आप देखें, हमें 10 साल लगे, तकरीबन 10 साल लगे अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाने। ठीक हो गया। इंडिया को कोई हार्डली उन्होंने 2-2.5 साल में, लेस देन 2 ईयर्स में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था, और अभी तक वो चल रहा है। कभी एब्रोगेट नहीं हुआ, कभी सस्पेंड नहीं हुआ, कभी हेल्ड इन अबेंस, या कभी उसको उसका पार्ट, इवन अ पार्ट ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो नहीं हुआ। मेरा ख्याल है 26 जनवरी 1950 को उन्होंने बनाया था। जी बिल्कुल दिलशाद, रूल्स एंड रेगुलेशन से कहीं ज्यादा द रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू इन एनी पॉलिटिकल सिस्टम। आप देखें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चली, फिर अमेरिका को आज़ादी मिली 1788 में, उन्होंने अपना आइन, 7 आर्टिकल्स हैं, मैं हैरान होता हूं, ओनली 7 आर्टिकल्स इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन 1788, और उसके बाद से लेकर आज तक ना वो सस्पेंड हुआ, ना एब्रोगेट हुआ, ना वहाँ कुछ हुआ। और अमेंडमेंट्स कुछ 26 या 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं अब तक, 225 साल हो गए अराउंड। जी 27। तो जो यूएस हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो भी आज के लेक्चर में वहाँ उसको रिलेट करके अमेरिकन पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल जो सिस्टम है बेस्ड ऑन द प्योर सेपरेशन ऑफ पावर, उसको यहाँ वहाँ से भी थॉट्स लेकर यहाँ लिख सकते हैं। जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, या इंडो पाक हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से भी आइडियाज़ ले सकते हैं कि क्यों यूके का पार्लियामेंट्री सिस्टम बड़ा स्ट्रांग रहा यूके में, और इंडिया ने कैसे उसको स्ट्रांग उसको एस्टेब्लिश किया, और हम क्यों नहीं कर सके। ये तकरीबन आज के लेक्चर में थोड़े थॉट्स आप डाल सकते हैं वहां से भी। उसके बाद हम देखते हैं जी, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। एक तमहीद बांध के, प्रियम्बल के बाद हम इस बात पे आते हैं कि व्हाट इज पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। इट इज द सम टोटल ऑफ the constitutional, statutory, administrative and judicial rules and precedents and conventions, established practices को conventions भी कहते हैं, by means of which public officials may be held accountable for their actions। पब्लिक ऑफिशियल्स की बात हुई है, ब्यूरोक्रेट्स की बात सिर्फ नहीं हो रही। तो पब्लिक ऑफिशियल्स को अकाउंटेबल करने के लिए हम क्या करते हैं, ये सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश करते हैं।
जी मेरी आवाज़ में डिस्टॉर्शन, वो थोड़ा नेट का वाईफाई का इशू हुआ, अभी ठीक हो जाएगी। जी ठीक हो गई होगी, मेरे वाईफाई में थोड़ा सा मसला है। जी मारिया, एस्टेब्लिश प्रैक्टिसेस होती हैं जिनको हम कहते हैं कन्वेंशंस, या वो तौर तरीके जो कई दहाइयों सदियों से हमारे मुल्क में चल रहे होते हैं। लाइक अमेरिका में एस्टेब्लिश प्रैक्टिस है कि हर साल दिसंबर में इलेक्शन, हर 4 साल बाद दिसंबर में इलेक्शन होने हैं, और 20 जनवरी को इक़्तिदार ट्रांसफर हो जाएगा टू द न्यू प्रेसिडेंट। ये एक एस्टेब्लिश प्रैक्टिस है। इसी तरह यूके में भी इस्टेब्लिश प्रैक्टिस है कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वो सुप्रीम है, और मैग्ना कार्टा 1215 से लेकर आज के दिन तक जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वही सुप्रीम और वही लॉ मेकिंग करने और मुल्क को चलाने का जिम्मेदार है, कानून साजी की। जी, तो ये एस्टेब्लिश प्रैक्टिसेस होती हैं। मिसाल के तौर पे किसी भी मुल्क में या सोसाइटी में जो पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस और इवन जुडिशियल जो प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, उनमें अगर कॉन्टिन्यूटी है, दे आर डेकेड्स ओल्ड, दे आर सेंचुरीज ओल्ड, तो हम उन्हें कहते हैं एस्टेब्लिश प्रैक्टिसेस। प्रोफेसर पिफनर की डेफिनेशन जरा सादा है, इट इज द फॉर्मल एंड स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर्मल मीन कि एक रैशनल एक्टिविटी होगी, सिस्टमैटिक तरीके से हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे, इसको एज कैजुअल, इनफॉर्मल या एडहॉक बेस पे नहीं करेंगे। एक फॉर्मल मीन्स के प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होगा, प्रॉपर स्ट्रक्चर और सिस्टम और मेथड्स होंगे अकाउंटेबिलिटी के। दिस इज द फॉर्मल। स्पेसिफिक मीन्स who is responsible, which person is exactly responsible। तो एम्बिग्विटी नहीं होगी, अकाउंटेबिलिटी फ्लूइड नहीं होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्बिगुअस और फ्लूइड और फ्लक्स में नहीं होगी, बल्कि क्लियर कट रोल्स और क्लियर कट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। वो जो ब्यूरोक्रेसी में हमने पढ़ा था कि जो स्पेशलाइज्ड जुरिडिक्शंस हैं ब्यूरोक्रेसी की, वो ब्यूरोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी भी करती हैं, अपनी अपनी जुरिडिक्शन के अंदर रह के आपने परफॉर्म करना होता है। जी यासिर अब्बास कह रहे हैं कि मैग्ना कार्टा वाज जस्ट एन एग्रीमेंट बिटवीन द किंग एंड द अरिस्टोक्रेट्स, मोस्ट कंसिडर इट रेलिवेंट टू द कॉमन मैन ऑफ दैट इरा टू। जी असल में मैग्ना कार्टा इज कंसिडर्ड द फर्स्ट फाउंडेशन स्टोन टूवर्ड्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड टूवर्ड्स पावर शेयरिंग फार्मूला बिटवीन द मोनार्क एंड द अरिस्टोक्रेसी, एंड अरिस्टोक्रेसी रिप्रेजेंटिंग द पब्लिक एट दैट टाइम। 1215 है ना, डार्क एजेस हैं, दुनिया में कहीं भी डेमोक्रेसी नहीं है, या चर्च की हुकूमत है, या मोनार्क्स हैं, या सुल्तान हैं। तो उस लिहाज से मैग्ना कार्टा जो है वो एक पॉलिटिकल और एक लीगल एग्रीमेंट है। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, पॉलिटिकल साइंस और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बड़ी वो अच्छी बहस है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इतना हवाला ही काफ़ी है कि मैग्ना कार्टा जो है वो यूके के लिए एक फर्स्ट फाउंडेशन स्टोन, स्टेपिंग स्टोन टूवर्ड्स यूकेज वेस्ट मिनिस्ट्रियल डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो ये अकाउंटेबिलिटी को हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद हम बता सकते हैं कि टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी या टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स, वो दो ही हैं, इंटरनल कंट्रोल्स एंड एक्सटर्नल कंट्रोल्स। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी कंट्रोल्स और अकाउंटेबिलिटी, और वहां भी परफॉर्मेंस अप्रेजल, और वहां भी हर एक की वो आप कह लें कि अकाउंटेबिलिटी वहां भी होती है, लेकिन वो ज्यादा मैनेजेरियल अकाउंटेबिलिटी है, ज्यादा बिजनेस एक्टिविटीज रिलेटेड अकाउंटेबिलिटी है। पब्लिक सेक्टर में अकाउंटेबिलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है, एंड इट इज द अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस जिससे किसी मुल्क में आप यू कैन गेज और यू कैन मेजर द लेवल ऑफ गवर्नेंस और द
टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड द टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, तो उसमें फिर इंटरनल कंट्रोल्स हैं और एक्सटर्नल कंट्रोल्स। तीसरी हेडिंग आप ये भी बना सकते हैं वाई अकाउंटेबिलिटी। वो आप कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ के लिए, जस्टिस को डिलीवर करने के लिए, चाहे वो, और जस्टिस आपके ज़हन में सिर्फ ये नहीं आना चाहिए कि जो अदालतें इंसाफ देती, इट इज पार्ट ऑफ द ओवरऑल जस्टिस सिस्टम ऑफ अ कंट्री। वो है लीगल जस्टिस या जुडिशियल जस्टिस। फिर पॉलिटिकल जस्टिस भी होनी चाहिए कि तमाम सिटीजन्स को, पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स को इक्वल राइट्स हैं अपने आप को पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज करने के, राइट ऑफ एसोसिएशन, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और इसी तरह बाकी जो फ्रीडम्स हैं वो भी मिल रही हों। पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस कि तमाम शहरी, ऑल सिटीजन्स इंडिविजुअल या ग्रुप कैपेसिटी में अपनी इकोनॉमिक लाइफ, अपनी जो इनकम और इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके लिए वो, उनके ऊपर कोई कदगन या कोई जो है वो नहीं होना चाहिए। इसी तरह सोशल जस्टिस है कि किसी तरह का कास्ट, क्रीड, क्लास सिस्टम, सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस है कि जो सरकारी इदारे हैं, ब्यूरोक्रेसीज हैं, वो भी रूल्स, रेगुलेशन, लॉ और मेरिट पे काम करें। यूं जाकर एक अकाउंटेबिलिटी और गुड गवर्नेंस का सिस्टम आता है। दैट्स व्हाई वी नीड अकाउंटेबिलिटी। ठीक हो गया जी? जी, ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं चैप्टर 2, और उसमें गालिबन आर्टिकल 9 से लेकर 28 तक हैं। फिर वो बाकी भी उसमें इवन प्रीएम्बल में भी लिखा हुआ। तो उस लिहाज से ये अच्छा, ये अकाउंटेबिलिटी की टाइप, ये कंट्रोल्स हैं। देखिए, मैंने अकाउंटेबिलिटी कंट्रोल्स के जरिए से आती है। थैंक यू। और कंट्रोल्स इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं, और आगे हम ये इदारे डिस्कस करेंगे जो ये कंट्रोल्स एस्टैब्लिश करते हैं। इंटरनल कंट्रोल्स आर डिजाइंड, established and enforced by the public agencies themselves। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, फील्ड ऑफिसेज, कॉरपोरेशंस, पब्लिक एजेंसीज, ये जो ब्यूरोक्रेसीज हैं जितनी भी, ये विद इन द डिपार्टमेंट, विद इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज जो कंट्रोल्स एस्टैब्लिश करेंगे अकाउंटेबिलिटी के लिए, दोज कंट्रोल्स आर कॉल्ड इंटरनल controls, and those are of around 9-10 types of internal controls. The first one is administrative due process। ड्यू प्रोसेस बजाते खुद कह रहा है, ड्यू प्रोसेस बजाते खुद कह रहा है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, वो रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, एसओपीज और जो कुछ डॉक्यूमेंटेड है, जिस तरह काम लिखा हुआ है वैसे परफॉर्म करेंगे। ये मैंने ब्यूरोक्रेसी में भी आपको पढ़ाया, मैक्स वेबर का जो मॉडल पढ़ाया था, और जो हमने एफडब्ल्यू टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट में भी देखा कि स्टेबल ऑर्गेनाइजेशंस रूल्स, रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स पे चलती हैं। तो ये ड्यू प्रोसेस से मुराद ये है कि काम करने का तरीकेकार, डिसीजन मेकिंग का तरीकेकार, पब्लिक सर्विस डिलीवरी के मैकेनिज्म्स जिस तरह कानून में लिखे गए हैं, जैसे वो रूल्स बना के अप्रूव्ड तरीके, मेथड्स हैं, उसी के मुताबिक होना चाहिए। उसमें अपनी मर्जी, पर्सनल विम्स, बायसेस या फेवरेटिज्म नहीं आनी चाहिए। अब ये ब्यूरोक्रेसी का हाल मार्क है। वेबर ने भी डिफाइन किया कि रूल्स and regulations ensure stability in the organization, and it also guarantees that decisions will be consistent and actions of the bureaucrats
आर प्रिडिक्टेबल ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स, कि ये रूल्स हैं, उन रूल्स के मुताबिक ये डिसीजन होना है, ये पहले से तय है। हाँ, अगर रूल्स मौजूद नहीं है, इफ द प्रोसेस इज नॉट क्लियर, if there is ambiguity or there is an issue of interpretation of rules and there is difference of opinion over rules regulations, तो आप हायर अथॉरिटी को आप रेफर कर सकते हैं, क्लैरिटी हासिल कर सकते हैं, या वहां से डायरेक्शन ले सकते हैं ताकि वो ड्यू प्रोसेस क्लियर हो जाए, या उसमें कोई कमी है तो वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। आप अपनी पर्सनल विम्स या अपनी जो फेवरेटिज्म है या नेपोटिज्म है उसको इन्वॉल्व नहीं होने देंगे। ये आइडियली थ्योरेटिकली है, लेकिन हम पाकिस्तान के केस में देखें या वो कंट्रीज जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में बहुत नीचे हैं और या गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी और जस्टिस वहां कंप्रोमाइज्ड है, डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर रहा हूं, तो वहां ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक्सेस करते हुए नजर, एक्सेसिस, EXCESS, ज्यादती करना, एक्सेसिस करती हुई नजर आती। वहां की ब्यूरोक्रेसीज ऑटोक्रेटिक तरीके से या जालिमाना तरीके से इवन फंक्शन परफॉर्म करती हुई नजर आती है, चाहे वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है या वो सिविल ब्यूरोक्रेसी। पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी ने ड्यू प्रोसेस को, रूल्स रेगुलेशंस और लॉज और मेरिट को कंप्रोमाइज किया है। खास करके पहले 10 सालों में देख लें, उसके बाद मिलिट्री रूल आ गया और उसके बाद जो है वो अभी तक हम इसी गर्दाब या उसी में फंसे हुए हैं, उसी विशियस सर्कल ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक डेप्रीवेशन एंड अंडर डेवलपमेंट में फंसे हुए हैं। एक बात अब मेरे ज़हन में आ गई कि डेमोक्रेसी प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये मैंने लास्ट टाइम भी कही, आपके बैच को या किसी बैच को ये टॉपिक मैंने वहां भी ये डिस्कस किया था। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से डेमोक्रेसी आती है। डेमोक्रेसी जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर करती है। इसलिए भी हमारे यहाँ जो है वो ना तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स बेहतर हो सके, बिकॉज के डेमोक्रेसी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल कंट्रोल हो, तो ये जो ब्यूरोक्रेसी का घोड़ा बेलगाम घोड़ा है, इसको लगाम डाली जा सकती है। इसको लगाम डालना, इस पे सवारी करना और इसको चलाना, ये पॉलिटिशियंस की जिम्मेदारी है। रूलिंग पार्टी, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, ये इनका काम है कि ब्यूरोक्रेसी को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसको हैंडल करना है। तो ब्यूरोक्रेसी के बदमजाज घोड़े को लगाम डालने का नाम जो है वो पॉलिटिकल कंट्रोल, पॉलिटिकल डायरेक्शन है। वो तभी आती है जब आपके यहाँ डेमोक्रेसी। ये बात थोड़ी आप कह लें कि वो आ गई बीच में। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यू प्रोसेस के बाद हायरार्किकल कंट्रोल्स हैं। जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है उसके अंदर कंट्रोल्स हैं। मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ाया ब्यूरोक्रेटिक मॉडल में, पहला फीचर था स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स का, द हायरार्की ऑफ ऑफिस। तो हायरार्की ऑफ ऑफिस का मतलब है कि दर्जाबंदी, वो दर्जाबंदी ऐसे नहीं एस्टेब्लिश की गई, उसमें यूनिटी ऑफ कमांड का मैंने आपको बताया था कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनका दे हैव ओनली वन बॉस, वन एंड ओनली वन बॉस, जो उनको डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और उनको कंट्रोल करता है। लाइक आपको मैंने आर्मी की मिसाल दी थी। चीफ, आर्मी चीफ जो होते हैं किसी भी मुल्क में, वो ही इज द अल्टीमेट हेड ऑफ द आर्मी। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ही और शी इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। वो अल्टीमेट अथॉरिटी है, उस वजह से वो कंट्रोल करता है अपने मिनिस्टर्स। इमीडिएटली जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं वो उसके मिनिस्टर्स हैं कैबिनेट के। उन मिनिस्टर से कौन सा काम लेना है, कौन सी मिनिस्ट्री देनी है, उनको पोर्टफोलियो कैसा लेना है, उनके टारगेट्स, उनकी परफॉर्मेंस, और उसकी बेस पे उनके जो है वो
पोर्टफोलियोज में तब्दीली करना, ये आपके प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद है अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस एंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आ जाएं एडमिनिस्ट्रेशन या ब्यूरोक्रेसी की तरफ। तो जो सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री है, या डायरेक्टर जनरल इन द डिपार्टमेंट है, या हेड ऑफ द फील्ड ऑफिस है, वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑल द अफेयर्स ऑफ द मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट और ऑफिस, चाहे वो फाइनेंशियल अफेयर्स या कोई भी एक्टिविटी है। जो बॉस है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल करने और उनकी परफॉर्मेंस को असेस करने का जिम्मेदार है, जिस वजह से जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो कंट्रोल में रहते हैं, उनके ऊपर एक सुपरविजन और एक मॉनिटरिंग होती है, बॉस जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। फिर हर पब्लिक एजेंसी डिपार्टमेंट में परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम है। 1973 में जब 1973 में हमने सिविल सर्विस एक्ट बनाया, तो उसके बाद हमने सिविल सर्विस रूल्स बनाए। उसमें फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए हमने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस या एस्टेब्लिश किया हुआ है फेडरल गवर्नमेंट में, इवन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में भी है, जिसे हम कहते हैं ACRs का सिस्टम, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स। इसमें भी जो आपका बॉस होता है, इमीडिएट बॉस, वो रिपोर्टिंग ऑफिसर कहलाता है एट द टाइम ऑफ इवैल्यूएटिंग योर परफॉर्मेंस। हायरार्की में आपसे ऊपर है तो वो हायरार्किकल कंट्रोल्स, उसके बाद वो जो आपका बॉस है वो रिपोर्टिंग ऑफिसर भी है। ही और शी रिपोर्ट्स अपॉन योर परफॉर्मेंस, अपॉन योर कंडक्ट, अपॉन योर एटीट्यूड टुवर्ड्स जॉब, अपॉन योर पर्सनल ओरिएंटेशन और फाइनेंशियल इंटेग्रिटी। उसके बाद आप देखें जी फैसल, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम है ये भी इंटरनल कंट्रोल्स का एक टूल है। हर ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक, प्राइवेट और NGO, व्हाटएवर, कोई भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, वहां परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक इंटरनल सिस्टम होता है। जो HR डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट या जो भी जिम्मेदार है परफॉर्मेंस को चेक करने का, वो उसको मेंटेन और ऑर्गेनाइज करता है। उसमें क्या है कि जो आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर है, जो आपका इमीडिएट बॉस है, वो आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करता है। एक फॉर्मेट है, 5-6 पेजेस का एक रिपोर्ट है जिसको हम कहते हैं एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। तो उसमें भी डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, क्वांटिटेटिव भी हैं, क्वालिटेटिव भी हैं, और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी भी असेस होती है, जिसमें आप फिर क्या है कि आप यू बिहेव एंड यू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे एज रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड द बॉस अंडर द रूल्स। ठीक हो गया। तो ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो सिस्टम्स हैं पब्लिक सेक्टर में ये आउटडेटेड हो गए हैं। दे आर नीदर कॉन्फिडेंशियल नॉर रेगुलर नॉर रिफ्लेक्ट द ट्रू परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज। These performance evaluation reports are biased or are used as to give favor or as to victimize the subordinates in certain cases. बॉस आपसे अगर नाराज हो गया है, पर्सनल हो गया है, जो कि अक्सर हमारे केस में हो जाता है, पाकिस्तान के केस में, तो वो आपको जानबूझ के विक्टिमाइज भी कर सकता है, जिसकी ग्रीवेंस हैंडलिंग या जस्टिस जो है वो बड़ी मुश्किल है, एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस। इसलिए एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स या परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स एक इफेक्टिव टूल नहीं रहा कंट्रोल्स का। उसके बाद आता है फिस्कल एंड बजटरी कंट्रोल्स। ठीक है। तो जो पार्लियामेंट बजट ऑथोराइज करती है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि जो पार्लियामेंट बजट ऑथोराइज करती है वो आपने नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जैसे पार्लियामेंट ने जिस पर्पस और जिस टाइम लिमिट्स तक
और जिस अमाउंट की हद तक जितनी अप्रोप्रिएशन है उतना ही खर्च करना है, जिस मकसद के लिए पार्लियामेंट ने ऑथोराइज किया उतना ही खर्च करना है, और जितने अरसे के लिए पार्लियामेंट ने अलाउ किया है उतने ही टाइम फ्रेम में आपने पब्लिक मनी को खर्च करना है। यह तो हो गया पार्लियामेंट की तरफ से कंट्रोल ओवर द फाइनेंसेस। अब विद इन दी ब्यूरोक्रेसीज या पब्लिक एजेंसीज में जब वो बजट, जब एग्जीक्यूशन की स्टेज पे आएगा और हम प्रोक्यूरमेंट्स कर रहे होंगे, सर्विसेज परचेज कर रहे होंगे, गवर्नमेंट कुछ अपने फंक्शन परफॉर्म करेगी, उसके लिए पैसा खर्च करेगी, तनख्वाहें देनी है, ये सारे कामों के लिए फिर एक बिलियंस ऑफ रुपीज आर इन्वॉल्व इन पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर एंड इवन इन रेवेन्यू कलेक्शन। एफबीआर ने भी जो टैक्स कलेक्शन करनी है वो भी लॉ और पार्लियामेंट के कानून या फाइनेंस एक्ट के तहत करनी है, चाहे वो रेवेन्यू कलेक्शन है या गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर करना है या पब्लिक डेट कर्जे लेने हैं। तो कोई भी जो फिजिकल एक्टिविटीज मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाई वो फिर ब्यूरोक्रेसी जो है वो फाइनेंशियल रूल्स और फाइनेंशियल लॉज के तहत ऑपरेट करती है। अभी रिसेंटली ये लास्ट मंथ गालिबन 15 मार्च है या मार्च के कोई मिड मार्च में गवर्नमेंट ने नए फाइनेंशियल रूल्स एक स्टैट्यूटरी ऑर्डर के जरिए से न्यू फाइनेंशियल रूल्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैकेनिज्म एस्टेब्लिश किया है, जिसमें ये तमाम पावर्स बताई गई हैं कि सेक्रेटरी की फाइनेंशियल पावर्स कितनी होंगी, फील्ड ऑफिस में जो एम्प्लॉइज हैं उनके पास फाइनेंशियल पावर्स कितनी होंगी। ये जो डेलीगेशन ऑफ पावर्स होती हैं वो आपको अकाउंटेबल करती हैं। इसी तरह कुछ प्रोक्यूरमेंट के रूल्स हैं, प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस है जिसमें आपकी फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं फॉर द प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द पब्लिक एजेंसीज, उसके भी रूल्स रेगुलेशंस हैं। इसी तरह जो आपने बाकी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है लाइक हायरिंग है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है, ऑल्दो ये एचआर का फंक्शन है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और हायरिंग एंड फायरिंग एंड पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज, ये जितनी भी एचआर एक्टिविटीज हैं उसमें भी फाइनेंशियल अफेयर्स इन्वॉल्व हैं। तो बेसिकली जो फाइनेंशियल कंट्रोल्स हैं ये अगर ब्यूरोक्रेसी में विद इन द डिपार्टमेंट्स फाइनेंशियल कंट्रोल्स अगर स्ट्रांग हों तो आप समझें कि 80-90% जो अकाउंटेबिलिटी है या इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो बेहतर हो जाते हैं। बिकॉज कि अक्सर जो फ्रॉड्स या एम्बेजलमेंट्स होती हैं या वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है वो मोस्टली फाइनेंशियल रिसोर्सेज का हो रहा है। या अगर पब्लिक एसेट्स, डिपार्टमेंट के एसेट्स भी अगर जाया हो रहे हैं या मिस यूज हो रहे हैं तो उसके पीछे एक्चुअली तो फाइनेंसेस ही हैं। दैट्स वाई पार्लियामेंट भी, कैबिनेट भी और खुद ब्यूरोक्रेसी फाइनेंशियल कंट्रोल्स और बजटरी कंट्रोल्स को बड़ी अहमियत देती है। और अक्सर इन केस ऑफ पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी जो स्कैंडल सामने आते हैं या जो आपके सामने करप्शन के या माली बेज़ाब्तगियों के मामलात नजर आते हैं जो कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान हाईलाइट करता है, वो जो हमने पढ़ा था ना लास्ट रिव्यू एंड ऑडिट, वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट करता है। वो यही साबित करता है कि किसी पब्लिक एजेंसी या ब्यूरोक्रेसी में बजटरी कंट्रोल्स, फाइनेंशियल रूल्स और फाइनेंशियल जो कंट्रोल्स हैं वो एस्टेब्लिश्ड हैं कि नहीं है, और उसी की बेस पे वो अपना फिर ऑडिट की ऑब्जर्वेशंस या ऑडिट पैराज बनाता है, मोस्टली बेस्ड ऑन फाइनेंशियल इश्यूज। उसके बाद आ जाता है प्रोफेशनल वर्क एथिक्स, काम करने के तरीकों में जो वैल्यूज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज कहना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में ये कॉर्पोरेट बेस्ट प्रैक्टिसेस कहलाती हैं या कॉर्पोरेट एथिक्स कहलाती हैं या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्रेमवर्क आ गया है। पब्लिक सेक्टर में हम इन्हें कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स लाइक ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी, सेल्फ रेस्ट्रेंट, जस्टिस, मेरिट, फेयर प्ले,
equal treatment of all citizens without fear or favor। ये वो प्रोफेशनल एथिक्स हैं जो एक पब्लिक सर्वेंट को, एक सिविल सर्वेंट को प्रैक्टिस करने चाहिए और उस पर प्राउड फील करना चाहिए। बट इन केस ऑफ पाकिस्तान मेरा जाती एक्सपीरियंस ये है कि ये प्रोफेशनल एथिक्स हैव बिकम इररेलेवेंट, रादर दे आर कंसिडर्ड एज यूजलेस। और जो सिविल सर्वेंट या ब्यूरोक्रेट इन प्रोफेशनल एथिक्स को प्रैक्टिस और प्रीच कर रहा होता है, या वो कहता है, या कम से कम कहता नहीं और खुद प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो वो ही और शी इज मेड मॉकरी ऑफ द सिचुएशन। उसको कहा जाता है यार ये शरीफ आदमी है, इसे दुनियादारी का नहीं पता, ये तो अपने बच्चों का नुकसान कर रहा है, इसको तो वो इस तरह की बातें। रादर ऑनेस्टी, प्रोफेशनल कंडक्ट, इंटेग्रिटी और पब्लिक एसेट्स को और पब्लिक मनी को ट्रस्ट समझना, अमानत समझना, ये सारी चीजें फिर वो अगर आप ऐसा कर रहे हैं और दूसरों को भी करने का कहते हैं तो आपको जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जाता है, या आपको जो इवन यू आर स्क्रूड इवन। सो सिस्टम पाकिस्तानी जो ब्यूरोक्रेटिक कल्चर है उसमें ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स हैं ये बहुत ही इनका फुकदान है। हाउएवर ये लाए जा सकते हैं, कैसे लाए जा सकते हैं? एक तो ट्रेनिंग के जरिए से। सिविल सर्विस एकेडमी में भी हमें ये प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ाए गए, और जो हमारे फोर्थ कैलिफ थे हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का, जो उन्होंने खत लिखा मालिक अश्तर को जब उन्हें गवर्नर बनाया मिस्र का, तो वो वहां पढ़ाया जाता है सिविल सर्विस एकेडमी में। इसी तरह सेमिनार्स होते हैं या कुछ और एथिकल ट्रेनिंग्स हैं, या आप किसी एथिकल रिलीजियस ओपिनियन लीडर या किसी रिलीजियस फिगर को बुलाकर उसका खिताब सुनाते हैं। मैंने बाज दफ्तरों में तो सुबह सुबह कुरान की तिलावत लगी हुई देखी है तर्जमे के साथ, अजान हो रही है, नमाज पढ़ रहे हैं, खतीब जो होता है सरकारी खतीब वो थोड़ा बहुत एथिकल ट्रेनिंग भी देता है, नमाज के बाद वो थोड़ी तबलीग भी करता है। बट इशू ये है कि हमारे यहाँ वो जो हमने मज़हब को रसूमात और इबादात की हद तक महदूद कर दिया, रिचुअल्स बना दिया, और उसकी जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था मज़हब का वो हमने छोड़ दिया। लाइक कुरानिक वर्स है कि अपने माल को रिश्वतों के तौर पर मुनसिफीन को ऑफर ना करो, यानी पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को इसलिए ऑफर ना करो कि तुम उनसे कोई फायदे हासिल कर लो। बाकायदा कुरानिक वर्स है जिसका मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। हदीस है अर्राशियो वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। तो वो ये जो हमारे यहाँ एथिक्स का फुकदान है, या हमें थ्योरेटिकली तो हमें पता है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी में, आपकी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। द रियल अकाउंटेबिलिटी इज सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, कि सेल्फ रेस्ट्रेन, आप खुद को कटहरे में खड़ा करके अपने आप की अकाउंटेबिलिटी कर रहे हो। दिस इज द हॉलमार्क ऑफ इंटरनल अकाउंटेबिलिटी, जो कि हमारे यहाँ एक आप कह लेंगे इट्स अ रिमोट पॉसिबिलिटी इन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद जी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्शंस हैं। ये एक इंस्पेक्शन टीम्स होती हैं सिविल सर्वेंट्स या ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर मुश्तमिल, जो फील्ड ऑफिसेस की इंस्पेक्शन करती हैं और अपनी एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट के जरिए से एक्शन लेती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप है, अभी मेरा नेक्स्ट लेक्चर इसी पे होगा, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। बॉस कैसा है, उसका कंडक्ट, बिहेवियर, एटीट्यूड और उसका स्टाइल ऑफ वर्किंग कैसा है, उसकी अपनी रेपुटेशन कैसी है, ये चीजें ऑर्गेनाइजेशन में इन्फ्लुएंस करती हैं सबऑर्डिनेट्स को, कोलीग्स को और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को। जो अल्टीमेट लीडर होता है किसी भी पब्लिक एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसका अपना कंडक्ट कैसा है, अगर वो ईमानदार है, उसकी रेपुटेशन प्रोफेशनल ऑनेस्टी की है और वो अकाउंटेबिलिटी और मेरिट पे बिलीव करता है,
और वो फेयर प्ले और जस्टिस को एस्टेब्लिश करना चाहता है, तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि ऐसे बॉस के आने से, ऐसे अल्टीमेट हेड के आने से ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऑल टुगेदर चेंज हो जाता है फौरन, विद इन डेज। जो अनएथिकल बिहेवियर है या जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, वो लोग अपने आप को टेम्पोरेरीली या परमानेंटली अपने आप को वो रोक लेते हैं। और एंड वाइस वर्सा, अगर कोई बॉस करप्ट आ गया है और वो खुद भी जो है वो मेल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, ब्राइबरी और करप्शन और फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म में, तो मैंने एक बड़े ही अच्छे इदारे को, वेल इस्टेब्लिश वेल रिप्यूटेड इदारे को अपनी आंखों से विद इन मंथ्स बर्बाद होते और खराब होते देखा, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उसका अल्टीमेट बॉस जो है वो एक ऐसा आया कि वो उसमें फिर। इसीलिए मिनिस्टर की रिप्यूट कैसी है, या सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री डिवीजन की रिप्यूट कैसी है, या एसएचओ की रिप्यूट कैसी है, या डीपीओ की अपनी रिप्यूट कैसी है, उससे फर्क पड़ जाता है। फिर उसके बाद रूल्स में तमाम सिविल सर्वेंट्स, ऑल दे आर लीगली बाउंड टू सबमिट देयर डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एनुअली टू देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स, और वो देते भी हैं, जमा भी कराते हैं। बास केसेस में वो अगर डिले करते हैं तो उसकी कुछ सजाएं या उसकी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, या प्रमोशन आपकी डिले या रुक सकती है, तो ये एक मैंडेटरी फंक्शन है। इशू इसमें ये है कि या तो ये आप इसकी आप ट्रू जो इंफॉर्मेशन है अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज की वो प्रोवाइड नहीं करते। दूसरा इशू ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स जो ये डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करते हैं, वो उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है या एबिलिटी नहीं है, या वो उनकी इंटेंशन नहीं है कि इसको काउंटर वेरीफाई करके इसको सर्टिफाई किया जाए कि क्या वाकई ये इंफॉर्मेशन ट्रू है, और अगर ट्रू ना हो तो कॉन्सिक्वेंसेस और एक्शन लिया जाए। ऐसा अभी तक नहीं हुआ। ठीक हो गया जी। इसी तरह फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पूरे का पूरा एस्टेब्लिश होगा। ये तो डिफरेंट एक्टिविटीज है ना, या डिफरेंट मेथड्स हैं, ये तमाम मिलकर एक पब्लिक एजेंसी या ब्यूरोक्रेसी में ओवरऑल एक कल्चर एस्टेब्लिश करेंगे जिसका नाम होगा इंटरनल कंट्रोल्स फ्रेमवर्क। ये अभी किसी ने डिटेल भी लिखी थी पीछे कि इंटरनल कंट्रोल्स ऐसे होते हैं कि वो प्रिडिक्ट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्शंस होंगे, डिसीजन मेकिंग होगी, रिसोर्सेज का कंट्रोल और यूटिलाइजेशन जो होगी वो फेयर और मेरिट पे होगी, उसमें कोई किसी किस्म की जो है वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज नहीं होगी। जी वसीम, सेकंड लास्ट का सॉल्यूशन ये है कि एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाई जाए जहां ये रिकॉर्ड अपडेट हो, और एक एजेंसी, चाहे वो कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है या एक सेपरेट इदारा बनाया जाए जो ये तमाम फेडरल गवर्नमेंट ऑफिसर्स का एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का रिकॉर्ड मेंटेन करे और ईयरली बेसिस पे उसको वेरीफाई करे, काउंटर चेक करे। दूसरा इलाज इसका ऑटोमेशन है कि तमाम जो डेटा है उसको ऑटोमेट कर दिया जाए। तीसरा हल है एक यूनिक नेशनल नंबर होता है, नेशनल आईडी नंबर होता है, जो एम्प्लॉय नंबर भी होता है, जो उसका बैंक अकाउंट में भी आता है, जो उसका मेडिकल इंश्योरेंस में भी आता है, जैसे अमेरिका में है। उससे उस जो नेशनल आइडेंटिटी नंबर या नेशनल सिक्योरिटी नंबर है या सोशल सिक्योरिटी नंबर है, उसमें उसकी तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर होती जा रही होती, उससे आप ट्रैक कर सकते हैं। तीसरा, उसका लाइफस्टाइल जो है उससे पता चल जाता है, वो जो लिविंग बियॉन्ड मीन्स है जिसको नैब बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है। ये गवर्नमेंट के रूल्स में भी ये लिखा हुआ है, एफिशिएंसी और डिसिप्लिन के रूल्स में, कि अगर कोई सिविल सर्वेंट लिविंग बियॉन्ड मीन्स की क्लास में आता है तो उसके खिलाफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। चलें जी, ये हो गया इंटरनल कंट्रोल जो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर अप्लाई होंगे, एनफोर्स होंगे बाय अ थर्ड पार्टी, बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी, और वो 4 एक्सटर्नल एजेंसीज हैं।
यार दिलशाद, ये तो बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है, लिविंग बियॉन्ड मीन्स। ये एक क्लास है जो 1973 में जब एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स बनाए गए, सिविल सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स, उसमें एक क्लास है लिविंग बियॉन्ड नोन मीन्स ऑफ इनकम, कि जो वो नोन मीन्स या सोर्सेज ऑफ इनकम वो बताता है ना, जब वो अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज बताएगा तो वो अपने नोन मीन्स ऑफ इनकम भी बताएगा कि मेरी सैलरी आ रही है, मुझे कोई फैमिली इनकम आ रही है, या मैं कोई और, तो वो तमाम नोन इनकम बताएगा अपनी। या वो टैक्स रिटर्न्स भी भरता है तो वहां भी आपने अपनी सोर्स ऑफ इनकम बताना होता है। अब सोर्स ऑफ इनकम के मुताबिक आपका लाइफस्टाइल है, उससे मैच करता है तो फिर तो ठीक है। मिसाल यह है कि अब आपकी तनख्वाह 1 लाख है और आपके बच्चे जो जिस स्कूल में जा रहे हैं उसकी आप 50,000 2 बच्चों की फीस भर रहे हैं, या आपकी तनख्वाह 5 लाख है और आप फॉरेन टूर साल में 2-3 कर रहे हैं, सी, या आपकी तनख्वाह 20 लाख महीना है लेकिन आपके पास जो बेंगलो है, जो आपके पास गाड़ी है, वो कोई 7-8 करोड़ का बंगला और 3-4 करोड़ की गाड़ी है, तो वो मैच नहीं कर रहा, इनकम और एक्सपेंडिचर और आपका लाइफस्टाइल मैच नहीं कर रहा, तो उसकी बेस पे आपसे वो आप पूछ लीजिए। एजेंसीज जो एक्सटर्नल कंट्रोल एस्टेब्लिश करेंगे ओवर द ब्यूरोक्रेसी। द फर्स्ट वन इज लेजिस्लेटिव कंट्रोल, जिसको हम पार्लियामेंट्री सुपरमेसी कहते हैं। दूसरा एग्जेक्टिव कंट्रोल्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट कलेक्टिवली और फिर मिनिस्टर्स अपनी अपनी मिनिस्ट्री के ऊपर कंट्रोल्स एस्टेब्लिश करेंगे, तो वो एग्जेक्टिव कंट्रोल्स हैं, मिनिस्ट्रियल कंट्रोल्स भी कहते हैं इसको। उसके बाद अदालती निजाम है, जुडिशियल कंट्रोल्स, एंड देन पब्लिक एट लार्ज, द सिटीजन्स हु आर द रियल सवरेन, इन केस ऑफ यूएस क्लियरली एंड इन केस ऑफ पाकिस्तान एम्बिगुअसली। तो वो पब्लिक भी कंट्रोल एक्सरसाइज करती है अपने नुमाइंदों के ऊपर, चाहे वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, जुडिशरी है, मिलिट्री है। इट इज द पब्लिक, दे आर द सिटीजन्स हु आर द सवरेन, और वो तमाम स्टेट इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करने और उनके बारे में राय देने का हक रखते हैं अंडर द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड ऑफ मूवमेंट। ये वो राइट्स हैं जो सिटीजन्स को सॉवरेन बनाते हैं। हाउएवर, सिटीजन्स ने अपनी ये सॉवरेनिटी पार्लियामेंट को सौंप दी है, अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को सौंप दी है। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्लियामेंट को सुप्रीम होना चाहिए, सिविल सुपरमेसी होनी चाहिए। इन्हीं को बारी बारी पढ़ते हैं जी। नंबर 1, लेजिस्लेटिव सुपरमेसी, पार्लियामेंट्री कंट्रोल्स। द आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री सुपरमेसी जो है वो हमें यूके से मिलता है। यूके की जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री है, रेवोल्यूशन है, और उसके बाद जो है हाउस ऑफ कॉमन्स का राइज है, और आज के दिन तक आपको जो यूके का पार्लियामेंट्री सिस्टम नजर आता है, द मदर ऑफ ऑल द डेमोक्रेसीज। या दूसरी तरफ लेजिस्लेटिव सुपरमेसी, पार्लियामेंट की बजाय अगर लेजिस्लेटिव कह लें तो अमेरिकन डेमोक्रेसी और अमेरिकन जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी पार्लियामेंटेरियंस या कांग्रेसमैन की सुपरमेसी को इंश्योर करता है। और फिर 2 तरह के सिस्टम्स आ जाते हैं कंट्रोल के। एक तरफ यूएस कांग्रेशनल सिस्टम है, बेस्ड ऑन द प्योर सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द कांग्रेस
the president and the Supreme Court of US, the legislature of US, the Supreme Judiciary of US and the Chief Executive of the US, the President. उनके दरमियान क्लियर कट सेपरेशन है। प्रेसिडेंट भी पॉपुलर वोट से सेपरेटली इलेक्ट होके आता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेटर्स में जो सेनेट में जो सेनेटर्स हैं, कांग्रेस जिसे कहते हैं, वो भी डायरेक्टली पॉपुलर वोट से इलेक्ट होके आती है। दीज टू आर सेपरेट। और जुडिशरी तो सेपरेट, इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल होती है, और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, पाकिस्तान के आइन में भी आर्टिकल 9 में लिखा हुआ है कि देयर शैल बी इंडिपेंडेंट, न्यूट्रल, सेपरेट जुडिशरी। सेपरेशन ऑफ पावर क्लियर कट हो गई अमेरिकन सिस्टम में। हाँ, यूके के सिस्टम में जुडिशरी तो इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, न्यूट्रल है और फेयर ट्रायल कर रही है, बट जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें फिर फ्यूजन ऑफ पावर आ जाती है। क्यों? कि जो अवाम है यूके के, वो तो पार्लियामेंट को इलेक्ट करते हैं, पार्लियामेंटेरियंस को इलेक्ट करते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स के एमपीज को इलेक्ट कर देते हैं। आगे फिर एमपीज जो है वो अपना प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करते हैं, फिर वो प्राइम मिनिस्टर अपने मिनिस्टर्स सिलेक्ट करता है फ्रॉम अमंग द पार्लियामेंटेरियंस। तो वो द एग्जेक्टिव इन केस ऑफ यूके's पार्लियामेंट्री सिस्टम इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, इसलिए वहां फ्यूजन ऑफ पावर और ओवरलैपिंग ऑफ पावर आ जाती है। ठीक हो गया जी। तो ये दो थ्योरी मैंने सेपरेशन ऑफ पावर जो है फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ाया था, आज फिर पढ़ा रहा हूं कि सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कि हर स्टेट इंस्टीट्यूशन, ईच एंड एवरी स्टेट इंस्टीट्यूशन अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में काम करेगा और किसी दूसरे के मामलात में इंटरवीन नहीं करेगा, अनलेस अदरवाइज देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, और वो भी विद इन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन काम करते हुए। एक दूसरे के अगर अपने दायरे से बाहर निकले का मतलब है कि वो एक्सेस कर रहा है, वो अल्ट्रा वायरीज, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन परफॉर्म करने लगा है। अगर ऐसा हो रहा है या हो चुका है तो फिर कोई दूसरा इदारा उसको रोकेगा, या कांग्रेस रोकेगी या जुडिशरी रोकेगी। जुडिशरी अगर कुछ एक्सेस करती है, कुछ प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज करती है, तो कांग्रेस उसको अकाउंटेबल कर सकती है। प्रेसिडेंट ऑफ यूएस अगर कुछ कर रहा है, अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करता है, पब्लिक ऑफिस का गलत इस्तेमाल करता है, तो वो उसको अकाउंटेबल करने के लिए जुडिशरी भी है और कांग्रेस भी है। दिस इज चेक्स एंड बैलेंसेस। जी शहरोज, एग्जेक्टिव इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट इन एवरी कंट्री। यार एवरी कंट्री में नहीं है भाई, मैंने बताया है जहां प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, कांग्रेशनल काइंड ऑफ सिस्टम अमेरिका का आप ले लें, फ्रांस का ले लें, वहां सेपरेशन ऑफ पावर है प्योर। जहां यूके जैसा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इंडिया, पाकिस्तान, यूके बजाते खुद, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कॉमनवेल्थ कंट्रीज अक्सर, वहां ये मैं बात कर रहा हूं भाई, दो तरह के सिस्टम चल रहे हैं। बड़ी आसान सी बात होती है यार, मतलब पाकिस्तान अफेयर्स में, मुतालिया पाकिस्तान में हमने ये पढ़ा है कि 3 इदारे होते हैं, द लेजिस्लेचर, द एग्जेक्टिव एंड द जुडिशरी, जो स्टेट को चलाते हैं और अपने अपने दायरों और अपने अपने पावर्स और अख्तियारात को इस्तेमाल करते हैं विद इन देयर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में द एग्जेक्टिव, प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स आर पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, whereas in case of presidential form of government, the president, who is the chief executive, is not part of the legislature। यार मैं तो पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहा हूं ना मुजम्मिल साहब। इंडिया इज अ यूनियन, बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान इज अ फेडरेशन, यूके इज अ यूनिटरी सिस्टम। तो वो सिस्टम है यार, फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन, यूनिटरी सिस्टम, में वो नहीं पढ़ा रहा भाई मेरे, वो आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ लें या खुद आप एक्सप्लोर कर लें। मैं आपको अकाउंटेबिलिटी पढ़ा रहा हूं यार, फॉर गॉड सेक भाई, लेट मी मूव ऑन। ये लेजिस्लेटिव कंट्रोल्स हैं,
एटलीस्ट ये 6 इफेक्टिव लेजिस्लेटिव कंट्रोल्स हैं जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट आईन पाकिस्तान के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 पार्लियामेंट को एम्पावर करता है। द सुप्रीम अथॉरिटी इज लॉ मेकिंग और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। वो जो वुडरो विल्सन ने कहा था ना कि इट इज इजियर टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन देन टू रन इट देन टू इंप्लीमेंट इट, वो यही है। बजाते खुद आइन साजी भी बहुत मुश्किल अमल है, लेकिन उस आइन के मुताबिक मुल्क को चलाना, मशीनरी को चलाना, मेरिट, अकाउंटेबिलिटी और पॉलिटिकल प्रोसेस को रेगुलेट और ऑर्गेनाइज करना, ये कहीं ज्यादा मुश्किल काम है आइन बनाने से। लाइक इन केस ऑफ अमेरिका देखें, जो अमेरिकन पॉलिटिकल लीडर्स और फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने कुछ महीनों के अंदर अंदर ड्राफ्ट करके मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन। 10 साल लगे पहला आइन बनाने में, कॉन्सेंसस बिल्ड करने में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में, और वो 10-12 महीनों में, 1.5 साल में उसको चलता किया। फिर एक आइन जिस प्रेसिडेंट ने खुद अपनी मर्जी का बनाया 1962 का, वो उसने खुद एब्रोगेट कर दिया। फिर हमने 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन चंद महीनों में हमने बना लिया, और उसके बाद कॉन्सेंसस से हुआ, नेशनल कॉन्सेंसस से। लेकिन उसके बाद भी आप देखें, अभी तक हम अपने आप को पॉलिटिकली और बाकी तमाम मैटर्स में ऑर्गेनाइज, अब उस आइन के मुताबिक हम चला नहीं पा रहे अभी तक मुल्क को। कभी जुडिशरी एक्सेस करती है, चाहे वो भुट्टो ट्रायल है, या मुशर्रफ को अख्तियारात देना है, या पनामा ट्रायल्स हैं, या आगे बात आ जाएगी। कभी सिविल सर्विस जो है वो करप्शन और पावर कॉरिडोर्स का हिस्सा बन के तो पावर पॉलिटिक्स करती है। कभी मिलिट्री आ जाती है फ्रंट पे या बिहाइंड द सीन। तो जो लेजिस्लेटिव की पावर है, इट मीन्स कि हमारी पार्लियामेंट कमजोर है कि वो अपने ही बनाए हुए आइन और अपने ही बनाए हुए कवानीन को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही। तो लॉ मेकिंग जो है वो मोस्ट पावरफुल टूल है पार्लियामेंट के हाथ में। एग्जिस्टिंग लॉज को अमेंड करना या खत्म करना, एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन को ऑल टुगेदर रिप्लेस कर देना नए कॉन्स्टिट्यूशन से, या उसकी कुछ अमेंडमेंट्स कर देना। जैसे अभी हमने 18th अमेंडमेंट बड़ी पॉपुलर हुई, 26th अमेंडमेंट है, फाटा का मर्जर 25th और 26th अमेंडमेंट्स हैं, और उसके बाद बाकी आप देख लें 58(2) भी 8th अमेंडमेंट है, ठीक है। आर्टिकल 61, 62 अब उसको अमेंड करने की बातें हो रही होंगी। इसी तरह पार्लियामेंट को मजीद पावरफुल बनाने के लिए पार्लियामेंट कोई भी कानून साजी कर सकती है। किसी भी ब्यूरोक्रेसी के स्ट्रक्चर, फंक्शंस और पावर्स को ट्रांसफॉर्म करना, चेंज करने का अख्तियार भी पार्लियामेंट के पास। लाइक सिविल सर्विस की बात कर लें तो सिविल सर्विस एक पार्लियामेंट के एक्ट के तहत वजूद में आई है। पार्लियामेंट जब चाहे उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस, पावर्स, फंक्शन चेंज कर सकती है। इवन जुडिशरी भी पार्लियामेंट के एक्ट और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू द जुडिशरी, अभी 1-2 स्लाइड्स में आ जाएंगी। सो लॉ मेकिंग एक ऐसा अख्तियार है जो पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाता है। और ये अख्तियार उन्हें कहां से मिला है? नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन से इटसेल्फ। व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस पावर ऑफ द पार्लियामेंट? द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान, एंड देन आपका जो पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल प्रोसेस है, और जो पार्लियामेंट्री ट्रेडिशंस होती हैं, पार्लियामेंट्री रिवायात होती हैं। सेकंड है रेजोल्यूशंस एंड मोशंस। एक तो लॉ मेकिंग है ना, पार्लियामेंट में कोई बिल आया
और चाहे वो गवर्नमेंट लेके आई या अपोजिशन ने कोई बिल इंट्रोड्यूस कराया, तो वो बिल अगर सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया तो लॉ बन गया। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो उसमें लॉ मेकिंग की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सिचुएशन डिमांड्स के उसकी तरफ अटेंशन, गवर्नमेंट की अटेंशन डाइवर्ट की जाए या पार्लियामेंट की अटेंशन उसकी डाइवर्ट की जाए, तो उसके लिए फिर रेजोल्यूशंस, जिसको हम कहते हैं तहरीक इल्तवा, उसके बाद हम कहते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन, तवज्जो दिलाओ तहरीक। तो ये जो तहरीक है या मोशंस हैं या रेजोल्यूशंस हैं, ये पार्लियामेंटेरियंस का इस्तेहकाक है, ये उनका प्रेरोगेटिव है कि कोई भी पार्लियामेंटेरियन अगर वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे कोई बात करना चाहता है या कोई इशू रेज करना चाहता है, तो वो इंडिविजुअल एक मोशन पेश करता है, इधर वर्बल और इन राइटिंग। जबकि जो रेजोल्यूशंस होती हैं वो एक बॉडी ऑफ पार्लियामेंटेरियंस, 2 4 10 20 100, a group of parliamentarians, they submit their resolution in writing to the parliament for discussion and debates। ये जो पार्लियामेंट का बिजनेस होता है वो उसमें रेजोल्यूशंस, मोशंस, डिस्कशंस और डिबेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मिसाल के तौर पे कोविड के ऊपर, जब कोविड बहुत सीरियस हो रहा था पिछले साल, तो उस वक्त अपोजिशन ये शोर मचा रही थी पार्लियामेंट में भी और मीडिया पे भी और अदरवाइज भी कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए और वहां बहस हो, वहां डिबेट हो, डिस्कशन हो कि कोविड का मामले को कैसे आपने लेके चलना है। इसी तरह जब उसामा बिन लादेन वाला इंसिडेंट हुआ था, उस पे भी कुछ पार्लियामेंटेरियंस ने तवज्जो दिलाओ मोशन पेश की थी कि पार्लियामेंट को बताया जाए कि ऐसा क्यों हुआ है। अब उसमें कानून साजी की तो जरूरत नहीं है ना। तो ये जो एक्टिविटीज हैं, रेजोल्यूशंस, मोशंस, डिबेट्स एंड डिस्कशंस, इट इज द ब्यूटी ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, दीज जो डिबेट्स एंड डिस्कशंस है। उसके बाद है क्वेश्चन आवर्स। जब भी पार्लियामेंट का इजलास होगा, नेशनल असेंबली, सेनेट या प्रोविंशियल असेंबलीज का या इवन लोकल गवर्नमेंट्स का, तो कुछ टाइम रिजर्व किया जाता है फॉर द पार्लियामेंटेरियंस टू रेज क्वेश्चंस, टू आस्क क्यूरीज, टू इंक्वायर अबाउट सर्टन इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस, जिसको टेक्निकली हम कहते हैं द क्वेश्चन आवर्स सेशन। आमतौर पर जो फर्स्ट आवर होता है, पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाता है, वो पार्लियामेंट का इजलास जो है वो 2 4 6 घंटे की कार्रवाई भी हो सकती है, इवन इससे ज्यादा भी बाज़ औक़ात होती है। तो उसमें कम से कम जो फर्स्ट आवर होता है वो मखसूस कर दिया जाता है फॉर द पार्लियामेंटेरियंस कि वो अपने कोई इश्यूज अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के मुतल्लिका या गवर्नमेंट की एफिशिएंसी और फंक्शन से मुतल्लिका या गवर्नमेंट की कारकर्दगी से मुतल्लिका वो क्वेश्चन वहां रेज कर सकते हैं। ये आप अगर लाइव तो शायद ना देख सकें, जब भी असेंबली का इजलास होता है, अभी भी होने वाला है, तो वो पीटीवी पे उसकी कार्रवाई दिखाते हैं। उसमें एक पार्लियामेंटेरियन खड़ा होता है, खास करके अपोजिशन बेंचेस से, और वो स्पीकर को या सेनेट के चेयरमैन को खिताब करते हुए कहता है कि जी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो साफ पानी का बड़ा इशू है, या वहाँ वबा फैल गई है, या उमरकोट और जो थर का सहरा है वहाँ ग़िज़ाई शदीद किल्लत है और तो हुकूमत कुछ नहीं कर रही, तो वो पार्लियामेंटेरियन अपने हल्के के मसाइल या अपने सिटीजन्स की आवाज़ को वहाँ रेज करता है पार्लियामेंट में, और उसमें गवर्नमेंट अलर्ट हो जाती है या पार्लियामेंट खुद भी डायरेक्शन दे सकती है, या वो प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, उसके जरिए से भी गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी जा सकती है। इवन कानून साजी करनी पड़ी तो पार्लियामेंट कानून साजी करके उस पर्टिकुलर इशू को, डिबेट्स एंड डिस्कशंस को लॉ में कन्वर्ट कर सकती है पार्लियामेंट। और जो क्वेश्चन आवर्स हैं, इनकी ब्यूटी ये है कि वहां जो मिनिस्टर होगा या जो भी हुकूमत का नुमाइंदा रेलिवेंट होगा उसके ऊपर ये लाजिम है कि वो उसका जवाब देगा और ट्रू फैक्ट्स एंड फिगर्स देगा। अगर वो फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है एट द फ्लोर ऑफ द हाउस, झूठ बोलता है या मिस इंफॉर्मेशन देता है, तो वो मिसकंडक्ट में आएगा, आर्टिकल 61 62 की जद में आएगा। और उसके बाद फिर आता है पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम। जो स्टैंडिंग कमेटीज का नाम आपने सुना होगा या पढ़ा होगा अखबारों में, नेशनल असेंबली की भी हैं, सेनेट की भी हैं, प्रोविंशियल असेंबलीज की भी हैं। ये स्टैंडिंग कमेटीज जितनी मिनिस्ट्रीज हैं
उतनी ही स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं कम से कम, या अगर उससे कम है तो फिर स्टैंडिंग कमेटीज को एक से ज्यादा मिनिस्ट्रीज भी दे दी जाती हैं। तो मिनिस्ट्रीज की जो फंक्शंस हैं, जो मिनिस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स मिनिस्ट्री में पब्लिक पॉलिसीज को एग्जीक्यूट इंप्लीमेंट कर रहे हैं और पब्लिक एसेट्स और पब्लिक मनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट्री कमेटी, स्टैंडिंग कमेटीज ऑफ द पार्लियामेंट उन मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स को बुलाकर उनसे पूछ सकती है, बजट के हवाले से पूछ सकती है कि पार्लियामेंट ने ये बजट आपकी मिनिस्ट्री के लिए फलां फलां एक्टिविटीज के लिए ऑथोराइज किया था, हमें बताया जाए कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है आपकी, पब्लिक मनी को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। या कोई अखबार में स्कैंडल आ जाता है किसी इदारे के बारे में या किसी अफसर के बारे में, तो मुतलका स्टैंडिंग कमेटीज उनको बुला सकती हैं और उनको पूछ सकती हैं। इवन लॉ मेकिंग में भी, कानून साजी भी करनी है तो कोई भी जो डॉक्यूमेंट या इंस्ट्रूमेंट ऑफ है, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट जिसने कानून बनना है, वो भी मुतलका स्टैंडिंग कमेटीज की स्क्रूटनी से होके गुजरता है और फिर वो पार्लियामेंट में पेश होता है। तो लॉ मेकिंग में भी स्टैंडिंग कमेटीज का रोल है, अकाउंटेबिलिटी और मॉनिटरिंग में रोल है। और पार्लियामेंट की जो द फेस ऑफ द पार्लियामेंट, द रियल एक्शन पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट इज द पार्लियामेंट्री कमेटीज। और आपने यूके के केस में और खास करके अमेरिका के केस में जो कमेटीज हैं, सेनेट की सिलेक्ट कमेटीज, कांग्रेस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की कमेटीज, ये इतनी पावरफुल हैं कि ये प्रेसिडेंट को भी बुला सकती हैं और उसकी कैबिनेट और बाकी जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको बुला सकती हैं। और इन केस ऑफ रिचर्ड निक्सन ऐसा हुआ भी कि कांग्रेस ने फिर एक सिलेक्ट कमेटी बनाई और प्रेसिडेंट को वर्डिक्ट जारी किया कि वो आके कमेटी के सामने पेश। ये जिसके जरिए से वो कंट्रोल करती है तमाम स्टेट इंस्टीट्यूशन। यार आप कि नैब कैसे, नैब एक एग्जैक्ट तहत वजूद में आया है। नैब एक, ये थोड़ा वेट कीजिए, ये ठीक हो जाएगी आवाज, प्लीज वेट। ये थोड़ा वाईफाई आज थोड़ा जी मेरी आवाज अब आ रही स्टूडेंट्स? ओके ओके। लास्टली पार्लियामेंट के पास जो दूसरा सबसे बड़ा कंट्रोल है आफ्टर द लॉ मेकिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, वो है कंट्रोल ऑफ पब्लिक फाइनेंसेस। और चाहे वो कांग्रेशनल सिस्टम है, वहां तो बहुत ही वाज़ेह है। अमेरिकन के, इन केस ऑफ अमेरिका, ये जो कंट्रोल ऑफ फाइनेंसेस है उसमें कांग्रेस इज नॉट बाउंड टू अप्रूव और डिसअप्रूव द बजट प्रिपेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। उसमें क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है विद द हेल्प ऑफ द सेक्रेटरी फाइनेंस या जो उसका ट्रेजरी सेक्रेटरी है या जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ यूएस है उसकी मदद से और प्रेसिडेंट ऑफिस ऑफ बजट, उसकी मदद से प्रेसिडेंट अपना एक बजट बनाता है, गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का बजट, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकाज बजट। ठीक हो गया? और वो कांग्रेस में पेश करता है। कांग्रेस अमेरिकन आइन के तहत पाबंद नहीं है कि जो प्रेसिडेंट की तरफ से बजट प्रपोजल्स आई हैं उन्हीं को डिस्कस करके अप्रूव या डिसअप्रूव या कमी बेशी करे। कांग्रेस की अपनी बजट कमेटी है, अपना बजट ऑफिस है। वो चाहे तो अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिकन सिटीजन्स के लिए कांग्रेस अपना बजट बनाकर, एनुअल बजट बनाकर अप्रूव करके प्रेसिडेंट को डायरेक्शन दे सकती है कि दिस इज द बजट और इसको एग्जीक्यूट करो। अगेन दिस इज बिकॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन अमेरिका। जबकि इन केस ऑफ पाकिस्तान अगर आप देखें तो
बिकॉज एग्जेक्टिव इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो फिर क्या होता है कि एग्जेक्टिव एक बजट बनाता है, प्राइम मिनिस्टर बजट बनाएगा, जो मैंने कल आपको पढ़ाया बजट मेकिंग प्रोसेस। फिर वो फाइनेंस मिनिस्टर या जो भी गवर्नमेंट का नुमाइंदा वो फिर बजट पेश करता है। फिर उसी बजट को नेशनल असेंबली डिस्कस करती है, उसी में कमी बेशी करती है, या उसको रिजेक्ट कर देगी या उसको अप्रूव करेगी। इन केस ऑफ यूके's पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड इन पाकिस्तान, नेशनल असेंबली अलग से अपना बजट बना के डिस्कस नहीं कर सकती। इसलिए कहा जाता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो फाइनेंशियल कंट्रोल है वो उतना मजबूत नहीं है पार्लियामेंट के पास जितना कांग्रेस ऑफ अमेरिका के पास है, जितना अमेरिकन कांग्रेस के पास है। दैट्स वाई पार्लियामेंट्री सिस्टम में पार्लियामेंट जरा कमजोर पड़ जाती है, या उसका कंट्रोल फाइनेंसिस के ऊपर उतना नहीं रहता जितना एग्जेक्टिव के पास कंट्रोल आ जाता है। बिकॉज एक तो पार्लियामेंट ये खुद से अपना बजट अप्रूव नहीं कर सकती, नंबर वन। नंबर टू, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द बजट ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है या ऐसा कोई कानून भी अभी तक नहीं बना कि पार्लियामेंट जो है वो मंथली बेसिस पे या इस तरह साल के दौरान भी पार्लियामेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट से पूछ सके कि कितना बजट खर्च हो गया, कितना रह गया, कहाँ हुआ, क्या हुआ। वो साल के एंड में जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा उसके बाद अकाउंट्स बनेंगे, ऑडिट होगा, और वो 6 महीने साल अगले तो जाके पार्लियामेंट को पता चलेगा कि जो उन्होंने 1 साल पहले 2 साल पहले जो बजट अप्रूव किया था उसके साथ क्या सलूक हुआ। तो वो पोस्टमार्टम काइंड ऑफ एक अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी। जी अनीस खान, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जो है वो वीटो करने का अख्तियार रखता है कांग्रेस की तरफ से बनाए हुए बजट को, या कांग्रेस की तरफ से बनाए हुए किसी भी कानून को वो वीटो करने का अख्तियार है। लेकिन वो भी वीटो की भी लिमिट्स हैं, उसकी भी टर्म्स एंड कंडीशंस और कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स हैं। वही सेपरेशन ऑफ पावर्स का फॉर्मूले के तहत ठीक कांग्रेस दोबारा से अगर उसी लॉ को या उसी फाइनेंस एक्ट को पास कर दे तो फिर प्रेसिडेंट बाउंड हो जाता है। ये पार्लियामेंट्री कंट्रोल्स हो गए। और सवाल ये है जो मैं बहस कर रहा था कि पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर कंट्रोल किसका होना चाहिए। हमारे यहां एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ कि जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है जिसको हम पब्लिक एक्सचेकर कहते हैं, जिसको हम गवर्नमेंट का अकाउंट कहते हैं, जिसमें तमाम अवाम का पैसा और गवर्नमेंट जहां जहां से भी पैसा लेके आती है वो उसमें जाता है, जिसको हम पर्स कहते हैं, पब्लिक पर्स या पब्लिक एक्सचेकर। टेक्निकली इट इज कॉल्ड द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। और इसी तरह प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड भी है, उसका है, लेकिन वो साल में एक दफा ही उसके पास कंट्रोल आता है, या जब कभी आपने सप्लीमेंट्री बजट लेना है या साल के दौरान आपको मजीद कोई ऑथोराइजेशन की जरूरत पड़ी है, जो कि अक्सर नहीं पड़ती पार्लियामेंट्री सिस्टम की गवर्नमेंट को। तो ये बहस फिर ये होती है कि पार्लियामेंट का कंट्रोल बड़ा लिमिटेड है फाइनेंसिस के ऊपर, इसको बढ़ाने चाहिए। इसके फिर प्रपोजल्स ये हैं। एक तो फिर 2005 में हमने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट पास किया पार्लियामेंट ने, कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए एग्जीक्यूटिव के ऊपर फाइनेंशियल कंट्रोल। वो एक्ट क्या कहता है कि गवर्नमेंट कोई भी कर्जा लेने से पहले पार्लियामेंट से तौसीक कराएगी और पब्लिक डेट 60 और फेज वाइज पब्लिक डेट को रिड्यूस करेगी। उसकी कुछ फेजेस हैं, 2 साल 3 साल दिए कि गवर्नमेंट अपने डेट को रिड्यूस करते करते 60% की लिमिट में लेके आएगी। इशू यह है कि कानून तो पार्लियामेंट ने पास कर दिया, लेकिन उसकी अकाउंटेबिलिटी और एग्जीक्यूटिव से पूछा नहीं जा रहा कि यह कानून है और इस पे अमल क्यों नहीं हो रहा। दैट इज द इशू। इसी तरह
पब्लिक फाइनेंस एक्ट 2019 में अभी पार्लियामेंट ने पास किया है, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट। उसमें लिखा हुआ है कि कैसे पब्लिक मनी को खर्च करना है, प्रोक्यूरमेंट कैसे करनी है, लिमिट्स क्या होंगी, फाइनेंशियल कंट्रोल्स और इंटरनल बजटरी कंट्रोल्स कैसे एस्टेब्लिश करने हैं, रिपोर्टिंग कैसे करनी है, ऑडिटर जनरल की पावर्स उसमें मजीद उसको बढ़ाया गया कि वो ऑडिट कैसे करेगा। अगेन इशू ये है, कंट्रोल करना इस मुल्क में पार्लियामेंट के बस की बात नहीं नजर आई, बिकॉज कि ये सिर्फ पार्लियामेंट नहीं होती, ये ओवरऑल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी होता है, जो ना सिर्फ पार्लियामेंट को मजबूत करता है बल्कि बाकी तमाम इंस्टीट्यूशंस को उनकी लिमिट्स में रखता है। तीसरा हमारे पास इदारा है जुडिशरी, द जुडिशियल कंट्रोल्स ओवर द एग्जेक्टिव। जुडिशरी पहले हम देखते हैं कि ये बनती कैसे है। तो आर्टिकल 176 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के फिलॉसफी या थ्योरी के तहत सुमोटो ले सकती है, और उसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को ये ओरिजिनल पावर हासिल है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप आज खुद एक्शन ले सकती है किसी भी मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर। दूसरी एपिलेट जुरिडिक्शन है कि कोई अपील करेगा, अदालत का दरवाजा खटखटाएगा तो अदालत उसकी सुनवाई करेगी और उसकी ग्रीवेंस को हैंडल करेगी या इंसाफ मुहैया करेगी। आर्टिकल 185 में सुप्रीम कोर्ट को एपिलेट पावर्स दी गई हैं कि हाई कोर्ट से अगर कोई मुतमईन नहीं है, कोई भी सिटीजन, पार्टी और ग्रुप, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये जस्टिस की, डिलीवरी ऑफ जस्टिस के मैकेनिज्म। ब्रिटिश इंग्लिश कॉमन लॉ है ना सारा ये। उसके बाद एडवाइजरी पावर्स भी हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, कि प्रेसिडेंट अगर समझता है कि किसी पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर, किसी भी गवर्नमेंट के जो रूल्स या पावर्स या लॉ के ऊपर प्रेसिडेंट कोई एडवाइस लेना चाहता है। देखिए, कोई भी डॉक्यूमेंट, कानून उस वक्त बनेगा या आइन में तरमीम उस वक्त इफेक्टिव होगी जब प्रेसिडेंट उसको साइन करके अपनी असेंट देगा। तो वो अपनी असेंट देने से पहले, साइन करने से पहले, अगर उसको एडवाइस चाहिए, कोई एम्बिग्यूटी है या वो समझता है कि स्टेट का और सिटीजन्स का इंटरेस्ट कंप्रोमाइज हो रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। चीफ जस्टिस को खत लिख के उससे एडवाइस ले सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट लीगल मैटर्स के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस के ऊपर, पार्लियामेंट्री जो लॉज हैं या पार्लियामेंट के जो लॉज पास होते हैं, पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं, पार्लियामेंट ने जो लॉज बनाए हैं उसके ऊपर वो एडवाइजरी जुरिडिक्शन के तहत एडवाइस दे सकती है। और वो प्रेसिडेंट फिर पार्लियामेंट को रेफर बैक करेगा टू रिकंसिडर अंडर द एडवाइस। और अगर पार्लियामेंट रिकंसिडर करके समझती है कि ये एडवाइस ठीक है तो उसको इनकॉर्पोरेट कर लेती है, वरना अगर वो दोबारा 2/3 मेजॉरिटी से आइन को या सिंपल मेजॉरिटी से कानून को एज इट इज पास कर देती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट सेकंड उसको रिव्यू नहीं कर सकती। ये इतना बैलेंस ऑफ पावर है बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी विद रिस्पेक्ट टू लॉ मेकिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। ठीक हो गया।
उसके बाद चौथा इसके पास अख्तियार है रिव्यू जुरिडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट अपने ही किए हुए फैसलों को रिव्यू कर सकती है। लोअर कोर्ट्स के फैसलों को तो रिव्यू करने का भी अख्तियार है जो एपिलेट के तहत है, लेकिन ये खुद अपने फैसलों को भी, और ये अख्तियार सब्जेक्ट टू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। तो आपको नजर आ रहा है कि पार्लियामेंट और जुडिशरी के दरमियान एक बैलेंस ऑफ पावर है। वो जुडिशरी अगर कोई एक्सेस करती है, जजेस अपने कंडक्ट और फंक्शंस के बियॉन्ड परफॉर्म करते हैं, तो पार्लियामेंट उनके कार्रवाई कर सकती है एक्ट के जरिए, जुडिशियल कमीशन के जरिए। और जुडिशियल कमीशन जो है वो पार्लियामेंट ने बनाया है। फिर पार्लियामेंट की कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स या पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन को अदालत में चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन जो पार्लियामेंट की कार्रवाई है, जो प्रोसीडिंग्स हैं, वो किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। अगेन इंडिपेंडेंस एंड सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट। तो बताने का मकसद ये है कि ये जो दो बड़े इदारे हैं, द पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी, इनके दरमियान तवाजुन होगा, बैलेंस होगा, पावर शेयरिंग अपने अपने दायरों और लिमिट्स के अंदर होगी, तो फिर ही ये ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री और सिविल सर्विस और प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को कंट्रोल कर सकेंगे, जो कि यूके जैसी डेमोक्रेसी और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड वगैरह में नजर आ रहा है। अब सेकंड लेवल है जुडिशरी का, द हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स के पास जो पावर्स हैं, जिसको हम कहते हैं रिट जुरिडिक्शन, हाई कोर्ट की जो जुरिडिक्शन है वो रिट जुरिडिक्शन कहलाती है। रिट को हुक्मनामा कहते हैं या वर्डिक्ट कहते हैं या ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कहते हैं। तो इंग्लिश लॉ के तहत जो हाई कोर्ट्स हैं सूबों की और इस्लामाबाद की, उनको वो पावर्स हासिल हैं जिसके जरिए से वो रेमेडीज प्रोवाइड करती हैं टू द सिटीजन्स हु आर एग्रीव्ड, एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ रेमेडीज। कोई 36 के करीब मैंने वो रेमेडीज पढ़ी हैं, बट दीज 6 आर द मोस्ट पर्टिनेंट एंड रेलिवेंट टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें एक है रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, हब्से बेजा की रिट, कि किसी भी सिटीजन को आप अनलॉफुली डिटेन नहीं कर सकते विदाउट द कंसेंट एंड ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। आप इवन लॉफुली भी किसी को डिटेन करना है तो नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है फुल काम करने से किसी भी पब्लिक एजेंसी या पब्लिक सर्वेंट को। जी बस ये आखिरी ये स्लाइड पढ़ के ब्रेक लेते हैं जी। रिट ऑफ सर्श्योरेरी है, जिसको उर्दू में मिसले तलबी कहते हैं। ये वो रिट है या कोर्ट का हुक्मनामा है, हाई कोर्ट का, जिसके जरिए से वो लोअर कोर्ट से सर्टिफाइड रिकॉर्ड मांगती है, या किसी भी पब्लिक ऑफिस से, किसी भी ब्यूरोक्रेसी से, एग्जेक्टिव ऑफिस से सर्टिफाइड रिकॉर्ड मांग सकती है, जो इन द डिलीवरी ऑफ जस्टिस हेल्पफुल हो सकता है। अदालती निज़ाम में इंसाफ की फराहमी में अगर कोई अदालत को रिकॉर्ड चाहिए तो तमाम पब्लिक ऑफिसेस दे आर बाउंड टू प्रोवाइड द हाई कोर्ट्स सर्टिफाइड रिकॉर्ड्स, और जिस हुक्मनामे के जरिए से वो रिकॉर्ड मांगा जाता है उसको कहते हैं रिट ऑफ सर्श्योरेरी। और लास्ट में है रिट ऑफ कोवरेंट, जिसको हम कहते हैं वारंट, अरेस्ट वारंट, तलाशी के वारंट, या घर में आकर आपके चादर चार दीवारी को वो कंप्रोमाइज करके जो आप
तो वो कोर्ट के ऑर्डर्स लिए बगैर लॉ एंड ऑर्डर की एजेंसीज, पब्लिक ऑफिस, गवर्नमेंट सर्वेंट्स विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, ना तो आपकी तलाशी, जामा तलाशी ले सकते हैं, ना आपके घर की तलाशी ले सकते हैं, ना ही आपके खिलाफ लाठीचार्ज एक्शन ले सकते हैं। तो वारंट जो है, इट वारंट्स, वारंट्स मींस कि कोई चीज आपको वारंट कर रहा है कि वो कोई भी अनलॉफुल एक्शन उनके खिलाफ ना हो, खास करके उनकी प्राइवेसी, उनकी डिग्निटी, चादर चार दीवारी का एहतराम। ठीक हो गया। तो वो उस लिहाज से देखा जाए तो ये हाई कोर्ट्स की पावर्स हैं जिसके जरिए से अदालतें, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स मिलकर फिर कहीं वो थोड़ा बहुत लिमिटेड हद तक पार्लियामेंट को वो एक चेक एंड बैलेंस एस्टेब्लिश करती है कोर्ट, और डोमिनेंटली, प्रीमेरली, फंडामेंटली कोर्ट्स हेल्ड अकाउंटेबल द सिविल सर्वेंट्स। जी ठीक है, मैं दोबारा पढ़ाता हूं कि जो रिट को वारंटो है की हैं, इनको आप लिखते हुए एक्सप्लेन करेंगे कि ये रिट्स आर द ऑर्डर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सिटीजन। ठीक है, जिसमें आखिरी रिट जो मैं पढ़ा रहा, जहां डिस्टॉर्शन आई है, वो है रिट ऑफ को वारंट। ये बड़ी आम है और अदालत से हुक्मनामा लेना पड़ता है, जिसको वारंट कहते हैं, चाहे वो पुलिस है या पैरामिलिट्री है, इंटेलिजेंस के इदारे हैं या कोई भी और। ठीक है, तो वो अदालत के हुक्म से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक सर्वेंट्स या गवर्नमेंट के इदारे एक्शन ले सकते हैं। सो वो चेक है ना, पुलिस के ऊपर, पैरामिलिट्री या बाकी इदारों के ऊपर चेक है। ठीक हो गया जी। मेरी आवाज नहीं आ रही स्टूडेंट्स? यार वाईफाई तो सही है, आप अपनी तरफ चेक कीजिए काइंडली। हम ब्रेक लेते हैं जी, लेट्स हैव अ ब्रेक फॉर 10 मिनट्स और फिर आगे इसको चेक करते हैं। और जो जुडिशियल प्रोसेस है उसको पूरा करके लीगल एंड जुडिशियल प्रोसेस के तहत कोई ऑर्डर या वर्डिक्ट जारी करती है, उस ऑर्डर या वर्डिक्ट को रिट कहते हैं। इसलिए हाई कोर्ट्स की जो पावर्स हैं उनको टेक्निकली रिट जुरिडिक्शन कहा जाता है। केस टू केस बेसिस पे हाई कोर्ट डिफरेंट हुक्मनामे जारी करती है या रिट जारी करती है, जिसमें से ये जो यहां 5 लिखी हुई है रिट्स, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। अब क्लियर होता जा रहा है जी स्टूडेंट, बताइएगा, इज इट क्लियर सो फार? यार फिर अली वाला लैपटॉप ले आएंगे। अच्छा मैं इसको ठीक करता हूँ जी, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं इसको करता हूँ जी। मैं डिस्टॉर्शन को लैपटॉप चेंज करता हूँ, मुझे 2 मिनट दीजिए। एंड दी aggrieved parties stance और पॉइंट ऑफ लॉ, उसके तहत रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस है। हैबियस कॉर्पस मतलब है कि किसी को हब्से बेजा में, किसी भी आजाद शहरी को अनलॉफुली डिटेन नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसा करता है, कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर या कोई इवन प्राइवेट पर्सन भी दूसरे को डिटेन कर लेता है निजी जेलों में, या कोई मिसिंग पर्सन है, तो वो इस रिट के जरिए से आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। जो ऑर्डर जारी करेगी उसका नाम होगा रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। कोर्ट की तरफ से
कि वो अनलॉफुली डिटेन्ड पर्सन को अदालत में पेश करे। ये आपकी जो शख्सी आजादियां हैं, जो आपकी इंडिविजुअल फ्रीडम्स हैं, लाइफ एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की ये हैबियस कॉर्पस की आपकी लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए खास करके। उसके बाद रिट ऑफ मैंडेमस है, जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन एक साथ आती हैं जहां कोई लॉफुल काम करना है पब्लिक ऑफिस होल्डर्स ने और वो नहीं मैंडेमस है। कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर इलीगल काम कर रहा है, अल्ट्रा वायरस देन अदालत को अपनी कार्रवाई में मॉडिफाइड रिकॉर्ड, तमाम गवर्नमेंट के ऑफिस जिम्मेदार हैं जो जिनको उसके लिए जो हुक्मनामा जारी होता है उसे कहते हैं रिट ऑफ सर्शियोरैरी। हमारे पास आते हैं पब्लिक ओपिनियन, द वॉइस ऑफ द पीपल which controls the behavior and conduct of the public representatives, including every public office holder, whether the parliamentarians or the judges or the executives or the bureaucracy। हाँ, आइन में इतना जरूर लिखा हुआ है कि ऐसी कोई बात नहीं की जाएगी किसी भी तरफ से जो अदालत के वकार और अदालत की रिस्पेक्ट और उसकी इंडिपेंडेंस को मजरूह करती है। यकीनन आप पब्लिक ओपिनियन भी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी रेज करना होता है। तो अदालत के खिलाफ भी अगर आपने कोई ओपिनियन या राय का इजहार करना है तो वो भी विद इन दी सर्टन लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड मोरालिटी है। ठीक है जी। पब्लिक क्या चीज है, व्हाट इज पब्लिक ओपिनियन, अगर इसके बारे में बात करें हम, मेरा ख्याल है ये एक दो पेजेस रह गए, हमें 10 मिनट मुझे दे दें, ये पब्लिक ओपिनियन खत्म हो जाएगा तो फिर आगे चले जाएंगे, खत्म कर देंगे क्लास। या आप कंफर्टेबल नहीं है तो हम इसको 2 घंटे की क्लास कंसिडर करके 1 घंटा में आपको नेक्स्ट कहीं एडजस्ट कर दूंगा, वो वहां पढ़ लेंगे। ओके, ठीक है। आज डिस्टॉर्शन या डिस्टरबेंस ज्यादा है, हम इसको यहां कंक्लूड करते हैं, पब्लिक ओपिनियन से फिर दोबारा शुरू करें। ओके जी, हम इसको यहां कंक्लूड करते हैं।